लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये उन कंपटीशन वाली जगह पर आ गया था। ये उनको देखकर एंडरलू वहां से भागने लगे थे। इस एपिसोड की शुरुआत में एंडरलू को दिखाया जाता है जो वहां से भागते हुए अपने मन में कहते हैं आखिर ये बंदा कौन है और ये कहां से आया। फिर यही उनको दिखाते हैं जो एंडरलू की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे काफी सारी एनर्जी से बनी स्वॉर्ड बन जाती हैं और वो सारी स्वॉर्ड एंडरलू के पूरे शरीर में छेद ही छेद कर देती हैं, जिसे देखकर एंडरलू चिल्लाते हुए कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और एंडरलू वहीं पे मर जाते हैं और उनकी बॉडी हवा में ही जलकर खाक हो जाती है। एंडरलू को मरते हुए देखकर वहां पे खड़े बाकी सारे बंदे भी घबरा जाते हैं और अपने वेपन को फेंककर वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए चिल्लाते हैं सब लोग यहाँ से भागो भागो, इसने एंडरलू को मार दिया, जल्दी से भागो वरना ये हमें भी मार देगा। और वो सारे बंदे वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। फिर सीनियर सिस्टर सू लू के पास जाकर उसकी रस्सी खोलते हुए उससे पूछती हैं लू क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। ये सुनकर लू सीनियर सिस्टर से कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं आई। फिर लू को देखकर ये यून उससे कहता है लिटिल गर्ल क्या तुम्हारे किसी इंस्पेक्टर का नाम चेंग यांग चू है। ये सुनकर लू काफी ज्यादा घबरा जाती है। लू को घबराते हुए देखकर सीनियर सिस्टर सू उससे कहती है लू तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं मारेंगे। ये मेरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के 30 लीडर हैं और ये मेरे इंस्पेक्टर भी हैं। क्योंकि तुम हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की डिसाइपल नहीं हो इसलिए तुम इन्हें मास्टर बुला सकती हो। ये सुनकर लू एक चैन की सांस लेती है और यही उनसे कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पहले इंस्पेक्टर का नाम यही है और मैंने सुना है मेरे पहले इंस्पेक्टर कैंग यान काउंटी में काफी ज्यादा फेमस थे। ये सुनकर ये लू से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे इंस्पेक्टर कैंग यान काउंटी में काफी ज्यादा फेमस थे। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया क्योंकि तुम्हारे अंदर भी उसके जैसी ब्लड लाइन है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने समय बाद मैं अपने किसी साथी के डिसेंडेंट से मिलूंगा। और वैसे तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा घर इसी कंट्री में है। ये सुनकर लू उदास हो जाती है और ये उनसे कहती है नहीं मेरा घर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। मेरी चेंग फैमिली में कल्टीवेशन रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी है, इसीलिए मेरी फैमिली वाले केवल मेरे बड़े भाई को ही अच्छे से कल्टीवेट करा सकते हैं। और मेरे पास काफी अच्छा मौका था इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में आकर काफी सारा एक्सपीरियंस गेन करने का और इसी वजह से मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए आई थी। मुझे लगा इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेकर मैं दूसरों से लड़के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाऊंगी और खुद को लेवल अप कर पाऊंगी। और मैं इस सिटी में कुछ महीने पहले ही आई हूँ, मैं देखना चाहती थी मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग ले सकती हूँ या नहीं। लू की बात सुनकर सीनियर सिस्टर सू कहती है ओह फिर तो ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ये मार्शल आर्ट कंपटीशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये सुनकर लू घबरा जाती है और घबराते हुए सीनियर सिस्टर सू से कहती है नहीं नहीं सिस्टर सू इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप आकर इस कंपटीशन को बर्बाद नहीं भी करती तब भी मुझे नहीं लगता मैं कोई अच्छी रैंक पर इस कंपटीशन में आ पाती। वैसे सिस्टर सू मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। अब मेरे पास इस सिटी में करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं वापस अपने घर जाना चाहूंगी। अगर आप लोग कभी भी मेरे घर के पास से गुजरे तो मेरे घर में जरूर आना, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। लू की बात सुनकर ये यून कहता है अच्छा आइडिया है, चलो तुम्हारे घर ही चलते हैं। ये यून की बात सुनकर सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि ये यून कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, ना किसी की बातों का जवाब देता है। फिर सिस्टर सू लू की तरफ देखती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है लू जरा मेरी बात सुनो। सिस्टर सू की बात सुनकर लू रुक जाती है। फिर सिस्टर सू लू के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है हमारे पास अभी थोड़ा बहुत टाइम खाली है, क्या हम तुम्हारे घर पर चल सकते हैं। ये सुनकर लू रोते हुए हंसकर कहती है लेकिन मेरा घर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मेरा घर सिटी से लगभग 2 लाख किलोमीटर दूर है। मुझे अपने घर वापस जाने के लिए 2 महीने से भी ज्यादा समय लगेगा, क्या आप लोग मेरे साथ 2 महीने तक सफर कर पाएंगे। लू की बात सुनकर सिस्टर सू हंसने लगती हैं। फिर सिस्टर सू काले घोड़े की तरफ देखते हुए कहते हैं ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिस्टर सू को अपनी तरफ देखते हुए वो काला घोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर सिस्टर सू मेरी तरफ क्यों घूर रही है। फिर सिस्टर सू लू से कहती है चलो जल्दी इस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ, ये हमें जल्दी से तुम्हारे घर पहुंचा देगी। फिर वो लोग उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर लू के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यांगजांग काउंटी को दिखाया जाता है। फिर हमें चेंग फैमिली को दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी सारे बंदे उड़ रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा चेंग फैमिली के लीडर से कहता है चेंग फेंग मैंने तुम्हें 3 दिन का मौका दिया था, आप जल्दी से मुझे अपनी फैमिली की बॉडी आर्ट टेक्निक दे दो वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर हमें चेंग फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम चेंग फेंग होता है और ये लू का बाप होता है। उस बंदे की बात सुनकर चेंग फैमिली का लीडर उससे कहता है शेंग भाई मेरी चू फैमिली काफी छोटी फैमिली है, क्या मेरी फैमिली से लड़ने के लिए तुम्हें गॉड शेपिंग लेवल के 6 बंदों को लाने की जरूरत थी। ये सुनकर शेन भाई हंसते हुए चेंग फैमिली के लीडर से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपने साथ लाकर कमजोर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी पूरी फैमिली ने बॉडी आर्ट की प्रैक्टिस कर रखी है, तुम लोग तो अपने बच्चों तक को बॉडी आर्ट की प्रैक्टिस कराते हो। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है मैं अपने साथ कमजोर कल्टीवेटर्स को लेकर आऊंगा जिससे कि तुम मुझे आसानी से मार सको। और अगर तुम चाहते हो ये मामला यहीं पे खत्म हो जाए तो तुम जल्दी से जल्दी मुझे अपनी फैमिली की बॉडी आर्ट टेक्निक
लाकर दे दो, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर चैंग फैमिली का लीडर शेन वाई से कहता है, मेरी फैमिली की बॉडी आर्ट टेक्निक तो तुझे तेरे सपनों में ही मिलेगी, चाहे आज मेरी पूरी चैंग फैमिली क्यों ना डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन मैं तुझे अपनी फैमिली की बॉडी आर्ट टेक्निक कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर शेन वाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग फैमिली के लीडर से कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी पूरी चैंग फैमिली को आज डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो चैंग फैमिली पर हमला कर देता है। ये देखकर चैंग फैमिली का लीडर भी शेन वाई पे हमला कर देता है और उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। फिर चैंग फैमिली के बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो शेन वाई के साथ आए बाकी लोगों से लड़ रहे होते हैं, जिसमें चैंग फैमिली के लोग काफी बुरी तरह से हार रहे होते हैं। ये देखकर शेन वाई चैंग फैमिली के लीडर से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी चैंग फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है, आज तुम्हारी चैंग फैमिली बर्बाद होकर रहेगी, आज चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी चैंग फैमिली को बर्बाद करके ही रहूंगा। ये सुनकर चैंग फैमिली का लीडर शेन वाई से कहता है, अगर आज मेरी चैंग फैमिली डिस्ट्रॉय भी हो गई और मैं मर भी गया तब भी मैं तुम्हें अपने साथ लेके ही मरूंगा। फिर शेन वाई पीछे हटकर आसमान की तरफ जाते हुए चैंग फैमिली के लीडर से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। और वो आसमान में जाकर अपनी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और चैंग फैमिली के लीडर से चिल्लाकर कहता है, मैं इस समय गॉड शेपिंग के 4th लेवल में हूँ, मेरा एक हमला ही काफी है तुम्हारी पूरी चैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो चैंग फैमिली पर हमला कर देता है। ये देखकर चैंग फैमिली का लीडर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और वो हमला कर सीधा शील्ड से टकराता है, लेकिन वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे उस शील्ड में भी क्रैक पड़ने लगती है। ये देखकर चैंग फैमिली का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो शील्ड टूट जाती है, जिसके कारण चैंग फैमिली का लीडर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पीछे जाके गिरता है। फिर शेन वाई नीचे उतर आता है और चैंग फैमिली के लीडर के पास जाकर उससे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे अभी अपनी फैमिली की बॉडी या टेक्निक दे देते हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। फिर हमें दिखाते हैं लू भी अपने घर आ जाती है और अपने डैड को ऐसे देखकर चिल्लाकर कहती, डैड आखिर आपको क्या हुआ। लू की आवाज सुनकर शेन वाई पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, आखिर अब कौन आ गया। फिर उसकी नजर लू पे पड़ती है और लू को देखकर वो हंसते हुए लू से कहता है, अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आई हो, अब अपने बाप से कहो कि वो मुझे अपनी फैमिली की बॉडी या टेक्निक दे दे, वरना मैं सबसे पहले अब तुम्हें ही मारूंगा। ये सुनकर चैंग फैमिली का लीडर चिल्लाते हुए लू से कहता है, लू जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनकर शेन वाई चैंग फैमिली के लीडर को कॉलर से पकड़ते हुए उससे कहता, बकवास करना बंद कर वरना सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। शेन वाई लू पर हमला करते हुए उससे कहता है, अपने बाप से जाकर हेल में मिलना। और वो लू पर हमला कर देता है। उसका हमला लू को लगने वाला होता है, उससे पहले ही सीनियर सिस्टर सू की स्वॉर्ड आकर बीच में उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर सीनियर सिस्टर सू आते हुए कहती है, आखिर ये घमंडी इंसान कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू पर हमला करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। फिर हमें चैंग फैमिली के इंसेक्टर हॉल को दिखाया जाता है, जिसके बाहर एक बंदा खड़ा होता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि ये यून होता है। ये यून इंसेक्टर हॉल के बोर्ड को देख रहा होता है। फिर वो दरवाजा खोलकर इंसेक्टर हॉल के अंदर चला जाता है और हमें इंसेक्टर हॉल के अंदर किसी की कब्र दिखाई जाती है, जिसके पास जाकर ये यून अगरबत्ती जलाता है और कहता है, मेरे दोस्त, मैंने कभी नहीं सोचा था हम इतने लंबे समय बाद दोबारा मिल पाएंगे। उस समय तुम मेरे काफी ज्यादा भरोसेमंद साथी थे और तुमने सक्सेसफुली यांग यान स्टोन की मदद से खुद को लाइफ एंड डेथ लेवल में ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। लेकिन बुरी बात ये थी कि तुमने खुद को लाइफ एंड डेथ लेवल में ब्रेक थ्रू तो कर लिया था, लेकिन तुम अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ा नहीं पाए और तुम मर गए। और अब देखो 1 लाख साल बाद मैं इसी सिटी में तुमसे वापस मिल रहा हूँ। और डोंट वरी, तुम्हें अपनी चैंग फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी थे, इसीलिए मैं तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगा। मेरे रहते तुम्हारी चैंग फैमिली को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट हो रही होती है। फिर हमें सीनियर सिस्टर सू को दिखाया जाता है। सीनियर सिस्टर सू को वहाँ पर देखकर शेन वाई और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर सीनियर सिस्टर सू अपने मन में कहती है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम चैन फैमिली में इतनी तबाही मचाने के बाद यहाँ से सही सलामत भाग सकते हो। और फिर सीनियर सिस्टर भी उड़कर उनके पीछे जाने लगती हैं और उनसे चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ से बचकर भाग सकते हो। तुमने चैन फैमिली में इतनी ज्यादा तबाही मचाई, इसके बाद भी तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के जाने की सोचते हो। और फिर सीनियर सिस्टर सू अपनी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करती हैं और उन पर काफी स्पीड से हमला करती हैं, जिससे वो सारे बंदे वापस जमीन पर आकर गिरते हैं। फिर सीनियर सिस्टर सू को दिखाते हैं जो अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती हैं। सीनियर सिस्टर सू की पावर्स को देखकर लू सीनियर सिस्टर सू से कहती है, सिस्टर सू आप तो यूनाई के 3rd लेवल में थी ना, क्या आप यूनाई के 3rd लेवल में नहीं है। आपकी पावर तो यूनाई के 3rd लेवल से बहुत ज्यादा है। आपकी पावर तो गॉड शेपिंग के 3rd लेवल के बराबर है। क्या आप गॉड शेपिंग के
थर्ड लेवल में पहुंच गई, लेकिन आप इतनी जल्दी गोड शेपिंग के थर्ड लेवल में कैसे पहुंच गई? लू की बात सुनकर सीनियर सिस्टर सू लू से कहती हैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही गोड शेपिंग लेवल में थी। मेरे मास्टर ने एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से मेरी कल्टीवेशन को सील कर दिया था और मुझे गोड शेपिंग से वापस इन हाई लेवल में कर दिया था, जिससे कि मैं उस थर्ड टायर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग ले सकूं और उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में दूसरों से लड़कर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकूं और खुद को जल्दी से जल्दी गोड बर्निंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकूं। सीनियर सिस्टर सू की बात सुनकर लू उनसे कहती है, तो मतलब सिस्टर सू ये आपकी ट्रू स्ट्रेंथ है, मतलब ये आपकी असली ताकत है, आप असल में गोड शेपिंग लेवल के थर्ड लेवल में है। फिर चेंग फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो लू से कहता है, लू मेरी बच्ची अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब चेंग फैमिली बिल्कुल सेफ है। फिर हमें शेन वाई को दिखाया जाता है जो जमीन से उठते हुए सीनियर सिस्टर सू को देखकर कहता है, ये लड़की कौन है, आखिर ये लड़की कहाँ से आई, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। ये सुनकर सीनियर सिस्टर सू को काफी गुस्सा आता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से शेन वाई का एक हाथ काट देती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बकवास करने की, अगर दोबारा तुमने मुझसे बकवास की तो मैं अगली बार तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तुम्हारा सर काटूंगी। और शेन वाई अपने हाथ को कटता हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ काट दिया, मेरा हाथ काट दिया। फिर शेन वाई अपने पास खड़े हुए बंदे से चिल्लाकर कहता है, अबे देख क्या रहा है, क्या तू मेरे सर कटने का इंतजार कर रहा है, जल्दी से किसी को हमारी मदद के लिए बुला। ये सुनकर वो बंदा अपने पास से एक फ्लेयर गन निकालता है और उसे आसमान की तरफ फायर करता है, जिससे आसमान में एक धमाका होता है। आसमान में उस धमाके को देखकर एक बंदा शेन वाई के पास आ जाता है, जिसे देखकर शेन वाई उसके सामने झुकते हुए उससे कहता है, एल्डर जाओ। शेन वाई आपको ग्रीट करता है। फिर एल्डर जाओ की नजर शेन वाई के हाथ पे पड़ती है और उसके कटे हुए हाथ को देखकर एल्डर जाओ शेन वाई से कहते हैं, ये क्या बकवास है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें चेन फैमिली से उनकी बॉडी आर्ट को लेकर आना है, अगर वो तुम्हें बॉडी आर्ट नहीं देते हैं तो उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन तुमने तो अपना ही कटवा लिया, क्या यहाँ कोई ऐसा भी है जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये सुनकर शेन वाई एल्डर जाओ को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये डीमन किंगडम सेक्ट से एल्डर जाओ है और डीमन किंगडम सेक्ट इस डायनेस्टी की टॉप 3 सेक्ट में से एक सेक्ट है और ये डीमन किंगडम सेक्ट कोई अच्छा सेक्ट नहीं है, ये सारे के सारे बुरे काम करता है और मुझे भी मजबूरी में इस डीमन किंगडम सेक्ट के लिए काम करना पड़ता है। ये सब सोचने के बाद शेन वाई एल्डर जाओ के सामने झुकते हुए उनसे कहता है, एल्डर जाओ मैं यहाँ वही करने आया था जैसा आपने मुझसे कहा था, मैं यहाँ चेन फैमिली से उनकी बॉडी आर्ट ही लेने आया था, लेकिन वो मुझे अपनी बॉडी आर्ट देने को तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मैं उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन तभी एक लड़की कहीं से आ गई जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, उसी ने मेरा एक हाथ काट दिया, उसी की वजह से मुझे यहाँ से डर के भागना पड़ा। ये सुनकर एल्डर जाओ शेन वाई से कहते हैं, ठीक है। फिर एल्डर जाओ शेन वाई को एक लिक्विड पोशन देते हुए उससे कहते हैं, सबसे पहले जाओ और जाकर इस लिक्विड पोशन की मदद से अपनी इंजरीज को हील करो और थोड़ा आराम भी कर लेना, उसके बाद हम इस सब के बारे में बात करेंगे। ये सुनकर शेन वाई कहता है, ठीक है एल्डर जाओ मैं समझ गया। फिर एल्डर जाओ सीनियर सिस्टर सू को देखते हुए कहता है, ये क्या बकवास, ये लड़की तो बस गोड शेपिंग के थर्ड लेवल में, आखिर ये शेन वाई का हाथ कैसे काट सकती है? शेन वाई तो गोड शेपिंग के 4th लेवल में है और शेन वाई के साथ काफी सारे गोड शेपिंग लेवल के बंदे भी थे जो उसकी मदद के लिए यहाँ आए थे। फिर इस लड़की ने उन सबको कैसे हरा दिया? क्या इस लड़की के पास कोई सीक्रेट ट्रेजर है जिसकी मदद से इसने उन सबको आसानी से हरा दिया? एल्डर जाओ को देखकर सीनियर सिस्टर सू भी थोड़ा घबरा जाती हैं और अपने मन में कहती हैं, मुझे इस एल्डर की ब्रेथ से महसूस हो रहा है ये एल्डर तो गोड बर्निंग लेवल में है, लगता है मैं अपनी गोड शेपिंग लेवल की पावर से इस एल्डर से नहीं लड़ सकती। फिर ये यून को दिखाते हैं जो एल्डर जाओ को चेंग फैमिली में आते हुए देखकर कहता है, लगता है कोई और आ गया है और मुझे लगता है शू उस बंदे को संभाल नहीं पाएगी क्योंकि उस बंदे की पावर शू से काफी ज्यादा है, लगता है मुझे शू की मदद के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। फिर हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर उस छोटी दुनिया का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जुन को दिखाते हैं जो उस छोटी दुनिया के अंदर बैठकर खुद को कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ठीक है मास्टर मैं समझ गया, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। फिर वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए हंसकर कहता है, आखिरकार इतने लंबे समय तक खुद को कल्टीवेट करने के बाद मैंने खुद को गोड बर्निंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर ही लिया। सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और वो उस छोटी दुनिया से निकलकर सीनियर सिस्टर सू की मदद करने के लिए जाने लगता है। फिर सीनियर सिस्टर सू को दिखाते हैं जो एल्डर जाओ से फाइट कर रही होती है, लेकिन एल्डर जाओ गोड बर्निंग लेवल में होने के कारण सीनियर सिस्टर सू पे भारी पड़ रहा होता है। फिर एल्डर जाओ सीनियर सिस्टर सू पे काफी पावरफुल हमला करता है, जिससे सीनियर सिस्टर पीछे जाके गिरती हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं। सीनियर सिस्टर सू को गिरते हुए देखकर लू उनके पास आते हुए उनसे पूछती है, सिस्टर सू क्या आप ठीक हैं? और हमें सीनियर सिस्टर सू को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। फिर एल्डर जाओ सीनियर सिस्टर सू के पास आते हुए उनसे कहता है, पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस सारे मैटर में इंटरफेयर करने का, क्योंकि मुझे कमजोर लोगों को मारना पसंद नहीं है,
लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा। शेन भाई और उसके साथ आए हुए सारे लोग एक नंबर के कचरे हैं, उनसे कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें एक छोटा सा काम दिया था, उनसे वो भी नहीं हुआ और अब मुझे खुद आना पड़ा इस सारे काम को निपटाने के लिए। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं खुद इस चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करूंगा और लड़की तुझे भी आज मैं जान से मार दूंगा। अब इस चैन फैमिली को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर लू सीनियर सिस्टर सू के सामने आते हुए एल्डर जाओ से कहती है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया इस सारे काम के पीछे डीमन किंगडम सेक्ट का हाथ है। तुम ही लोगों ने शेन फैमिली से कहा कि वो मेरी फैमिली से मेरी फैमिली की बॉडी आर्ट को ले लें। तुम्हारी वजह से ही मेरी फैमिली की हालत हुई है। तुम तो काफी बड़े बेशरम और एक नंबर के कमीने हो। ये सुनकर एल्डर जाओ हंसते हुए लू से कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें ये पता भी चल गया कि इस सब के पीछे डीमन किंगडम सेक्ट का हाथ है। अब मुझे उस बेकार सी शेन फैमिली की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खुद ही तुम्हारी फैमिली से तुम्हारी बॉडी आर्ट को लूंगा और साथ में तुम्हारी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर एल्डर जाओ हवा में चला जाता है और चिल्लाते हुए चेंग फैमिली के लोगों से कहता है, चेंग फैमिली के सभी लोगों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम सब लोग मरने वाले हो तो जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ ताकि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो। एल्डर जाओ की बात सुनकर चेंग फैमिली के सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर हमें एल्डर जाओ के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जो एल्डर जाओ से कहता है, बुड्ढे तुझे क्या लगता है ये आसमान तेरे बाप का है जो तू इस आसमान में खड़े होकर फालतू की बकवास किए जा रहा है? तुझे सच में लगता है तू चेन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है? उस बंदे की बात सुनकर एल्डर जाओ हैरान हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, आखिर कौन है जो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? क्या वो मरना चाहता है? फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि जुन होता है। जुन एल्डर जाओ को देख के जोर जोर से हंस रहा होता है। जुन को वहाँ पर देखकर सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जुन से कहती है, जूनियर ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ आ गए। सीनियर सिस्टर सू की बात सुनकर जुन काफी स्टाइल से सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते ये बुड्ढा आपको छू भी नहीं सकता है। फिर एल्डर जाओ को दिखाते हैं जो जुन को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये बच्चा आखिर कौन है? ये तो काफी ज्यादा यंग है और ये इतनी कम एज में गॉड बर्निंग लेवल में जा चुका है। आखिर ये किस तरह का जीनियस है जिसने इतनी जल्दी गॉड बर्निंग लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर सिस्टर सू चिल्लाकर जुन से कहती हैं, जूनियर ब्रदर क्या तुमने खुद को गॉड बर्निंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है? वेल हाँ, मैंने गॉड बर्निंग लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सब मास्टर की वजह से हुआ है। मास्टर ने मुझे क्लोज डोर कल्टीवेशन करने के लिए कहा था जिसकी मदद से मैंने खुद को अच्छे से कल्टीवेट किया और मैंने सक्सेसफुली गॉड बर्निंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जुन को देखकर लू सीनियर सिस्टर सू से कहती है, सिस्टर सू क्या ये आपका जूनियर ब्रदर है? और ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लू की बात सुनकर सिस्टर सू उससे कहती हैं, हाँ ये मेरा जूनियर ब्रदर है और ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर जुन को दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को एल्डर जाओ की तरफ पॉइंट करते हुए एल्डर जाओ से कहता है, बुड्ढे आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीनियर सिस्टर को चोट पहुंचाने की? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू लाइफ में कभी भी दोबारा किसी लड़की से पंगा नहीं लेगा। जुन की बात सुनकर एल्डर जाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके सर से पसीना टपकने लगता है। फिर जुन एल्डर जाओ पे हमला कर देता है जिसे देखकर एल्डर जाओ घबरा जाता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फाइट होती है। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर सिस्टर सू चेंग फैमिली के लीडर से कहती है, चेंग फैमिली के लीडर ये सबसे अच्छा मौका है, जल्दी से शेन भाई और उसके साथ आए हुए सभी लोगों को जान से मार दो जिससे वो बाद में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें। फिर शेन भाई और उसके साथ आए हुए लोगों को दिखाया जाता है जो चेंग फैमिली से जल्दी भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर शेन भाई के सामने चेंग फैमिली के लीडर और लू आ जाती हैं जिन्हें देखकर शेन भाई और उसके सारे लोग घबरा जाते हैं। फिर सिस्टर सू को दिखाया जाता है जो पीछे से आकर शेन भाई पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती हैं जिससे शेन भाई वहीं की वहीं मर जाता है। शेन भाई को मरते हुए देखकर एल्डर जाओ चिल्लाकर सीनियर सिस्टर से कहता है, लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई शेन भाई को मारने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एल्डर जाओ का ध्यान दूसरी तरफ देखकर जुन एल्डर जाओ के कंधे पर एक कट मार देता है और उनसे कहता है, बुड्ढे आदमी इधर उधर देखना बंद कर, अभी तू मुझसे फाइट कर रहा है। अगर तूने दोबारा इधर उधर देखा मुझसे फाइट करते समय तो अगली बार मैं तेरे कंधे को नहीं बल्कि तेरी गर्दन को काटूंगा। फिर एल्डर जाओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। उस लड़के को देख के लगता है इसके पास रीइंफोर्समेंट की पावर है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और अपने लिए मदद लानी होगी। फिर एल्डर जाओ अपने पास से एक तिलिस्मिन निकालता है जिसे वो एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से जुन पीछे हट जाता है। फिर एल्डर जाओ को
दिखाते हैं जो उस धमाके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। एल्डर जाओ को भागते हुए देखकर जून उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? तुमने मेरी सीनियर सिस्टर को चोट पहुँचाने की हिम्मत की है, चाहे तुम आज भागकर स्पेस में ही क्यों ना चले जाओ, लेकिन आज ये यंग मास्टर तुम्हें जान से मार के रहेगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और जून भी उड़कर एल्डर जाओ के पीछे चला जाता है। फिर लू को दिखाते हैं जो अपनी चंग फैमिली को सुरक्षित देखकर सीनियर सिस्टर सू से कहती है, सिस्टर सू हम जीत गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी चैंग फैमिली डिस्ट्रॉय होने से बच गई। अगर आप लोग यहाँ नहीं आते तो आज मेरी चैंग फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती। ये सुनकर सीनियर सिस्टर सू लू से कहती हैं, लू तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बस तुम रिलैक्स रहो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर लू उदास होकर सीनियर सिस्टर सू से कहती है, लेकिन इस सब के पीछे डीमन किंगडम सेक्ट का हाथ था, जो कि इस डायनेस्टी की टॉप 3 सेक्ट में से एक सेक्ट है। अभी तो आपने हमारी चैंग फैमिली को बचा लिया, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा जब दोबारा से डीमन किंगडम सेक्ट हम पर हमला करने आएगा, तब हमारी चैंग फैमिली को कौन बचाएगा? ये सुनकर ये यून वहाँ पर आते हुए लू से कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें डीमन किंगडम सेक्ट जैसे छोटे मोटे सेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते डीमन किंगडम सेक्ट तुम्हारे चैंग फैमिली को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये यून को वहाँ पर आते हुए देखकर वो दोनों लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। फिर सीनियर सिस्टर सू ये यून से कहती हैं, मास्टर क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप चैंग फैमिली को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं? ये सुनकर लू ये यून से कहती है, सीनियर क्या सच में आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी फैमिली हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी? ये सुनकर ये यून उससे कहता है, हाँ मेरे पास एक ऐसा तरीका है। फिर हमें चैंग फैमिली के अंदर एक रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक बेड पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और जुन उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और जुन के पीछे चैंग फैमिली का लीडर और लू भी खड़े होते हैं। फिर जुन को दिखाते हैं जो उस घायल बंदे को कोई लिक्विड पिला रहा होता है। फिर जुन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस घायल बंदे को ठीक करने लगता है। फिर कुछ देर ठीक करने के बाद ये यून रुक जाता है। ये यून को रुकता हुआ देखकर लू ये यून से कहती है, सीनियर क्या आपने मेरे भाई को ठीक कर दिया? क्या मेरा भाई ठीक हो गया? ये सुनकर ये यून लू से कहता है, हाँ तुम्हारा भाई ठीक हो गया, तुम इसे देख सकती हो। ये यून की बात सुनकर चैंग फैमिली के लीडर ये यून से कहते हैं, मेरे बेटे के ऊपर 3 दिन पहले चैंग फैमिली के लोगों ने हमला किया था और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और इसकी सारी की सारी मेरिडियन भी तोड़ दी थी। मैंने इसे काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। मुझे पता है कि अब मेरा बेटा कभी भी फ्यूचर में खुद को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं इसका फादर हूँ और इसका फादर होने के नाते मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें और ये वापस से पहले जैसा हो जाए। फिर हमें लू के भाई की आवाज़ सुनाई देती है जो खांसते हुए चैंग फैमिली के लीडर से कहता है, डैड आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? अपने बेटे की आवाज़ सुनकर चैंग फैमिली के लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लू के भाई को दिखाया जाता है जो अपने बेड से उठ के बैठ जाता है। फिर लू का भाई चैंग फैमिली के लीडर से कहता है, डैड आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने बेटे को इतनी जल्दी होश में आते हुए देखकर चैंग फैमिली के लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके पास आकर उसको चेक करते हुए कहते हैं, अरे बेटा तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हुए? तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड थे, तुम्हारे सारे घाव कहाँ गए? तुम्हारे घाव तो काफी ज्यादा गहरे थे। ये सुनकर लू का भाई अपने डैड से कहता है, डैड आप क्या कह रहे हैं, कैसे घाव? मुझे तो कोई घाव नहीं है। फिर चैंग फैमिली का लीडर ये उनके सामने झुकते हुए उससे कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली, मैं इसके लिए आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। चैंग फैमिली का लीडर की बात सुनकर ये उससे कहता है, नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं थी और वैसे भी तुम्हारी फैमिली के पहले इंस्पेक्टर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वो मेरे काफ़ी भरोसेमंद साथी थे, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो कि मैंने अपने दोस्त की मदद कर दी। ये उनकी बात सुनकर चैंग फैमिली का लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये उनसे कहते हैं, सीनियर अभी आपने क्या कहा? आप मेरे पहले इंस्पेक्टर को जानते हैं, वो आपके साथी रह चुके हैं, इसका मतलब कि आप 1 लाख साल से जिंदा हैं। आखिर आपकी उम्र कितनी है? फिर हमें चैंग फैमिली के ऊपर एक काफी बड़ी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि ये ने बनाया होता है। उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद ये चैंग फैमिली के लीडर से कहता है, ठीक है तो मैंने अब तुम्हारी पूरी चैंग फैमिली के ऊपर एक काफी पावरफुल प्रोटेक्शन एरे बना दी है, इसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम्हें अब डीमन किंगडम सेक्ट के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम पर डीमन किंगडम सेक्ट कभी आकर हमला नहीं कर सकता। फिर ये चैंग फैमिली के लीडर को एक डिस्क देते हुए कहता है, ये डिस्क इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए है। ये डिस्क जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा।
ये सुनकर चैंग फैमिली का लीडर कहता है ठीक है सीनियर, मैं समझ गया, और वो उस डिस्क को रख लेता है। डिस्क एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से फॉर्मेशन को बनाया जाता है और डिस्क फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो मुझे भी नहीं पता है कि डिस्क होती क्या है, इसीलिए आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये यून चैंग फैमिली के लीडर से कहता है लगता है तुम्हारी चैंग फैमिली में बॉडी आर्ट को काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी आर्ट है वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हें एक नई बॉडी आर्ट देता हूँ जिसकी मदद से तुम खुद को ज्यादा पावरफुल बना पाओगे। ये सुनकर चैंग फैमिली का लीडर कहता है ठीक है सीनियर, जैसा आप कहें। फिर ये यून अपने यूनिवर्सल बैग के अंदर से एक बॉडी आर्ट निकालकर चैंग फैमिली का लीडर को दे देता है और फिर ये यून अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और चैंग फैमिली के अंदर एक छोटी सी सीक्रेट दुनिया को बना देता है और उस छोटी सी सीक्रेट दुनिया को बनाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए चैंग फैमिली के लीडर से कहता है मैंने तुम्हारी चैंग फैमिली में एक छोटी सी सीक्रेट दुनिया बना दी है। तुम्हारी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट कराने के लिए तुम्हें यांग यान स्टोन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से तुम अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट करा सकते हो। मैंने तुम्हारी फैमिली में एक छोटी सी सीक्रेट दुनिया बना दी है जिसके अंदर सिर्फ तुम्हारी फैमिली के ब्लड वाले ही जा सकते हैं। इस छोटी दुनिया के अंदर मैंने काफ़ी सारे यांग यान स्टोन को रखा है और मुझे लगता है इतने यांग यान स्टोन तुम्हारी फैमिली के लिए काफ़ी होंगे। उस छोटी दुनिया को देखकर चैंग फैमिली का लीडर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये उनके सामने झुककर उनसे कहता है सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी चैंग फैमिली के लिए काफ़ी कुछ किया है। मैं आपकी इन काइंडनेस का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें चैंग फैमिली के बाहर ये उनकी घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है। फिर हमें ये यून और सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो चैंग फैमिली से जा रहे होते हैं। चैंग फैमिली से जाते हुए ये यून चैंग फैमिली के लीडर से कहता है मैंने जो तुम्हारी चैंग फैमिली में सीक्रेट छोटी दुनिया बनाई है वो केवल 5 साल में एक बार खुला करेगी, इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा उसके अंदर से यांग यान स्टोन को निकाल लेना। बस मुझे इतना ही कहना था, ठीक है अब मैं चलता हूँ। सीनियर सिस्टर सू और ये उनको जाते हुए देखकर चैंग फैमिली के सभी लोग ये उनके सामने झुकते हुए उससे कहते हैं सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फैमिली के लिए जो भी किया मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। और फिर वो दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर चैंग फैमिली से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस चैंग फैमिली के अंदर बनाई हुई सीक्रेट दुनिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उस सीक्रेट दुनिया के अंदर चैंग फैमिली के काफी सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो उसके अंदर यांग यान स्टोन को कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। फिर हमें लू और उसके भाई को दिखाया जाता है। उसका भाई एक स्टोन को उठाते हुए कहता है ये तो एक यांग यान स्टोन है। फिर लू के भाई की नजर एक माउंटेन पे पड़ती है और उस माउंटेन को देखकर लू का भाई चिल्लाते हुए कहता है ये क्या, ये पूरा माउंटेन ही यांग यान स्टोन से बना हुआ, इतना सारा यांग यान स्टोन, इससे तो हमारी पूरी फैमिली काफी सालों तक अच्छे से कल्टीवेट कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ों के बीच में एक नदी होती है। फिर उस नदी के ऊपर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो उस नदी के ऊपर उड़ रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा चिल्लाकर कहता है जल्दी से इसे पकड़ो, इस बार इसे यहाँ से भागने मत देना। फिर वो सारे लोग एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जिसकी मदद से वो किसी को पकड़ सकें। फिर हमें एक फिश को दिखाया जाता है। फिर फॉर्मेशन बनाने वाले बंदों में से एक बंदा हंसकर बोलता है ये फॉर्मेशन लगभग पूरी होने ही वाली है, इस बार मैं इस गोल्डन ड्रैगन फिश को पकड़कर ही रहूंगा। सब लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करो, इस फिश को पकड़ने की कोशिश करो। फिर वो सारे लोग कोई अजीब सा मंत्र बोलते हैं जिससे वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर हमें उस फिश को दिखाया जाता है जो उस फॉर्मेशन में कैद हो जाती है। फिर हमें उस फिश को दिखाया जाता है जिसके पास कोई बंदा काफी स्पीड से भागते हुए आ रहा होता है। उस बंदे को देखकर फॉर्मेशन बनाने वाले बंदों में से एक बंदा बोलता है ये क्या हो रहा है, कोई उस फिश के पास भाग कर क्यों आ रहा है। फिर वो भाग कर आ रहा हुआ बंदा सीधा उस फिश से टकरा जाता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि एल्डर जाओ होता है। एल्डर जाओ को देखकर वो फॉर्मेशन बनाने वाले बंदों में से एक बंदा बोलता है एल्डर जाओ, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एल्डर जाओ उस फॉर्मेशन बनाने वाले बंदे की बात सुनकर उससे कहते हैं जल्दी से मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, एक बंदा मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। ये सुनकर वो फॉर्मेशन बनाने वाला बंदा उसी तरफ देखते हुए जिस तरफ से एल्डर जाओ आए थे चिल्लाकर कहता है आखिर कौन ऐसा बेवकूफ है जो डीमन किंगडम सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है और उसके एक एल्डर को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जो वहीं पर आ जाता है और एल्डर जाओ को देखकर कहता है ओह तो अब मैं समझा तुम इतनी स्पीड से इसी दिशा में भागकर क्यों आ रहे थे। तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इसीलिए तुम इसी दिशा में भाग कर आए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। फिर जुन फॉर्मेशन बनाने वाले बंदों की तरफ देखकर उनसे कहता है क्या अब तुम सब भी मुझसे लड़ना चाहते हो। जुन की बात सुनकर फॉर्मेशन बनाने वाले बंदों में से एक बंदा हंसकर जुन से कहता है ये क्या, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा
है, एल्डर जाओ आप एक छोटे से बच्चे से डर के भाग रहे हैं। ये बच्चा तो अभी अभी गॉड वर्निंग लेवल में पहुंचा है। एल्डर जाओ आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक ऐसे बच्चे से डर के भाग रहे हैं जिसने अभी अभी गॉड वर्निंग लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू किया है। भला इस जैसे बंदे से आपको डरने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही गॉड वर्निंग लेवल के सेकंड लेवल में है। फिर वो फॉर्मेशन वाला बंदा अपने सभी साथियों से कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ। फिर वो फॉर्मेशन वाला बंदा जुन से कहता है तुम मुझे सबसे पहले अपना नाम बताओ, उसके बाद मैं तुम्हारी कवर यहीं पे खोदूंगा। ये सुनकर जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस फॉर्मेशन वाले बंदे से कहता है मेरा नाम जुन है और मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल हूँ, अब आ मेरी कवर खोद के दिखा। जुन की बात सुनकर वो फॉर्मेशन वाला बंदा बोलता है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, आखिर ये कौन सा सेक्ट है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। उस फॉर्मेशन वाले बंदे की बात सुनकर एल्डर जाओ उस पर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से इस बच्चे पर हमला करके इसे मार दो। क्या फर्क पड़ता है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट कोई छोटा सा मामूली सा बेकार सा सेक्ट होगा, इसीलिए हमें उसके बारे में नहीं पता। एल्डर जाओ की बात सुनकर जुन कहता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है तुम लोग मुझे जान से मार सकते हो? और जुन काफी स्पीड से एल्डर जाओ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जुन को एल्डर जाओ पे हमला करने के लिए जाते हुए देखकर वो फॉर्मेशन वाला बंदा अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है जल्दी से उसे रोको, उसे एल्डर जाओ के पास मत पहुंचने देना। फॉर्मेशन वाले बंदे की बात सुनकर उसके सारे साथी जुन को रोकने के लिए फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। फिर जुन को दिखाते हैं जो अपनी तलवार से एल्डर जाओ को मारने ही वाला होता है। उससे पहले ही फॉर्मेशन वाला बंदा चिल्लाकर कहता है सभी लोग अपनी फॉर्मेशन को जल्दी से कंप्लीट करो, इस बच्चे पर उससे हमला करो और इसे मार दो। और वो सारे लोग अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करके जुन पर उस फॉर्मेशन से हमला कर देते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर जुन थोड़ा घबरा जाता है और फॉर्मेशन से बचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है। फिर हमें ये जुन को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं और वो अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शंस की मदद से जुन को फाइट करते हुए देख रहा होता है। और ये जुन को मुसीबत में देखकर कहता है ऐसा लगता है कि जुन थोड़ी मुसीबत में फंस गया है। जुन की बात सुनकर सीनियर सिस्टर जुन से कहती हैं मास्टर फिर मुझे जूनियर ब्रदर की मदद करने के लिए जाना चाहिए। सिस्टर सू की बात सुनकर ये उनसे कहता है नहीं, तुम्हें उसकी मदद करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा लो है और उसके अपोनेंट्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तुम उसकी कोई मदद नहीं कर पाओगी। मैंने पहले ही लूली को उसकी मदद करने के लिए भेज दिया है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जो फॉर्मेशन से बच रहा होता है और उस फॉर्मेशन से बचते हुए अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूं, ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इस फॉर्मेशन से कैसे बचूं। और जुन को इस फॉर्मेशन से बच के भागते हुए देखकर वो फॉर्मेशन वाला बंदा हंसकर कहता है क्या हुआ बच्चे, अब तुझे डर लग रहा है, तू अब फॉर्मेशन से बच के भाग रहा है? चाहे आज तू कितना ही भाग ले लेकिन आज तू मरकर ही रहेगा। और वो अपनी फॉर्मेशन की पावर और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर हमें एक हमले को दिखाया जाता है जो आता है और सीधा उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें ल्यूली को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जून की मदद करने के लिए आ जाती है। ल्यूली को वहाँ पर देखकर जुन हैरान हो जाता है और उससे कहता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जुन की बात सुनकर ल्यूली उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ऑफकोर्स मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, अगर मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आती तो तुम इन लोगों को संभाल नहीं पाते, ये काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स हैं, क्या तुम मेरी मदद के बिना इन लोगों को संभाल सकते थे? ये सुनकर जुन सीनियर सिस्टर से कहता है ऑफकोर्स आपको मेरी मदद करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इन लोगों को संभाल लेता, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये सुनकर ल्यूली जुन से कहती है तुम्हें कभी भी अपने अपोनेंट्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए वरना इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है तुम्हें। उन दोनों को देखकर वो फॉर्मेशन वाला बंदा तो हैरान ही हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये क्या बकवास चल रही है, तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और उन दोनों पर अपनी फॉर्मेशन से हमला कर देता है। उस फॉर्मेशन को खुद पर हमला करते हुए देखकर जुन और ल्यूली उस फॉर्मेशन से बचने लगते हैं। फिर एल्डर जाओ को दिखाते हैं जिनकी नजर गोल्डन ड्रैगन फिश पे पड़ती है और उसे देखकर वो अपने मन में कहता है अरे नहीं ये क्या हो रहा है, ये फिश तो खुद को एडवांस करने की कोशिश कर रही है। उस फिश को एडवांस करते हुए देखकर फॉर्मेशन वाला बंदा अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है गोल्डन ड्रैगन फिश खुद को एडवांस करने की कोशिश कर रही है, जल्दी करो अब हम और देर नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी इस गोल्डन फिश को एडवांस होने से रोकना होगा। फिर वो फॉर्मेशन वाला बंदा एक काफी पावरफुल मैजिक को परफॉर्म करने लगता है और उसके चारों तरफ लाइट ही लाइट आ जाती है। उस बंदे को मैजिक परफॉर्म करते हुए देखकर ल्यूली हैरान हो जाती है और कहती है ये बंदा तो मैजिक भी परफॉर्म कर सकता है। और उस मैजिक की मदद से वो फॉर्मेशन वाला बंदा और उसके सारे साथी डीमंस में बदल जाते हैं और उनके सर पे सींग निकल आते हैं और फॉर्मेशन वाले बंदे का तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल हो जाता है। फिर वो फॉर्मेशन वाला बंदा अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है तुम सब जल्दी से मुझे अपनी पावर दो ताकि मैं इस गोल्डन फिश को एडवांस होने से रोक सकूं। और वो सारे बंदे उसे अपनी पावर देने लगते हैं।
फिर जुन को दिखाया जाता है जो उन लोगों की जॉइंट टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखकर ल्यूली से कहता है, सिनेस्टर क्या हम भी इनके जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करें? जुन की बात सुनकर ल्यूली हैरान हो जाती है और जुन से कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है मास्टर ने अभी कुछ समय पहले जो हमें जॉइंट टेक्निक सिखाई थी, तुम उसका इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हो कि हम उसका इस्तेमाल करके इन लोगों से फाइट करें? ल्यूली की बात सुनकर ये ल्यूली से कहता है, हाँ सीनियर सिस्टर, आप बिल्कुल सही समझी, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया, चलो हम भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं और इन्हें बताते हैं कि इनकी टेक्निक और हमारी टेक्निक में कितना बड़ा अंतर है। ये सुनकर ल्यूली जुन से कहती है, ठीक है चलो फिर इसे करते हैं। फिर ल्यूली और जुन अपनी जॉइंट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उन लोगों की पावर को बढ़ता हुआ देखकर वो फॉर्मेशन वाला बंदा चिल्लाकर कहता है, क्या इन लोगों के पास भी कोई ऐसी टेक्निक है जो हमारी टेक्निक की तरह इनकी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है? फिर ल्यूली और जुन को दिखाते हैं जिनकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। अपनी पावर को इंक्रीज होते हुए देखकर जुन हंसते हुए कहता है, सिस्टर ये एक हेवन रैंक की टेक्निक है और उसका नाम रिवर्स ड्रैगन टेक्निक है। हमने अभी इस टेक्निक का केवल फर्स्ट लेवल ही इस्तेमाल किया है और उससे ही हमारी पावर 5 गुना बढ़ गई है। अगर हमने इस टेक्निक के बाकी लेवल्स को भी अनलॉक कर दिया तो पता नहीं हमारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जुन की बात सुनकर ल्यूली उन लोगों पर हमला करते हुए जुन से कहती है, हमें इन लोगों को जल्दी से जल्दी हराना होगा। भले ही हमारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने ब्लड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमने इस फाइट को ज़्यादा लंबा खींचा तो हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसीलिए हमें इन्हें जल्दी से जल्दी मारना होगा। और ल्यूली फॉर्मेशन वाले बंदे पे हमला कर देती है और उसे सेंटर से 2 हिस्सों में काट देती है, जिससे वो फॉर्मेशन वाला बंदा वहीं पे मर जाता है। उस फॉर्मेशन वाले बंदे को मरते हुए देखकर उसके बंदे चिल्लाकर कहते हैं, यंग मास्टर। फिर ये उनको दिखाते हैं जो काफ़ी स्पीड से उन लोगों पर हमला करते हैं। उनसे कहता है, अपने यंग मास्टर की चिंता बाद में करना, पहले अपनी चिंता करो। और ये यून काफ़ी स्पीड से उन सब लोगों को जान से मार देता है। उन सब लोगों को इतनी जल्दी मरते हुए देखकर एल्डर जाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या इन दोनों ने उन लोगों को इतनी जल्दी मार दिया? आखिर ये कैसे हो सकता है? वो लोग इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? फिर एल्डर जाओ वहाँ से भागते हुए कहता है, लगता है सब खत्म हुआ, उन दोनों ने उन लोगों को काफ़ी जल्दी मार दिया, लगता है अगला नंबर मेरा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा वरना वो लोग मुझे भी जान से मार देंगे। फिर एल्डर जाओ की नज़र ब्लैकी पे पड़ती है और ब्लैकी को देखकर एल्डर जाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, एक बिल्ली, क्या ये बिल्ली मेरा पीछा कर रही है? और आखिर मुझे इस बिल्ली के अंदर से एक पावरफुल डिमोनिक एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? क्या इस बिल्ली को एक नॉर्मल काली बिल्ली नहीं होना चाहिए? और मुझे इस बिल्ली को देखकर काफ़ी गलत वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्ली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैंने इसे ऑफेंड किया तो ये मुझे जान से मार देगी। फिर एल्डर जाओ हंसते हुए ब्लैकी से कहते हैं, मिस्टर कैट मुझे माफ़ करना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे वहाँ से जाते हुए देखकर ब्लैकी अपने पंजे से एल्डर जाओ पे हमला कर देता है। ये देखकर एल्डर जाओ घबरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, क्या इस बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया? मैं क्या करूँगा? मेरा क्या होगा? फिर हमें ये उनकी घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो वहीं पर आ जाती है। घोड़ा गाड़ी को देखकर ल्यूली कहती है, लगता मास्टर भी यहाँ पर आ गए। ल्यूली की बात सुनकर जुन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लगता है मास्टर भी यहाँ आ गए। फिर ये यून को दिखाते हैं जो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरता है और सिस्टर सू ने ये उनका हाथ पकड़ा होता है। फिर ये यून उन दोनों के पास आते हुए उन दोनों से कहता है, तुम लोगों ने जिस रिवर्स ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उससे तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी कल्टीवेशन दोनों पर असर पड़ता है, इसीलिए फ्यूचर में कभी भी इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करना। जब तक तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक इस टेक्निक का कभी भी इस्तेमाल मत करना। ये जुन की बात सुनकर जुन खुद को देखते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर, ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मैंने बस इस टेक्निक को थोड़ी देर ही इस्तेमाल किया होगा, इसने इतनी देर में ही मेरे काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन और ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से मेरे अंदर का सारा ब्लड ही ख़त्म हो गया, अब तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। जुन की बात सुनकर ब्लैकी जुन से कहता है, तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, ना कि इस वजह से कि उस टेक्निक ने तुम्हारी कल्टीवेशन और ब्लड को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। समझ में आया? तो ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो कि वो टेक्निक खतरनाक है। वो टेक्निक खतरनाक नहीं है, बल्कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ब्लैकी की बात सुनकर जुन घबरा जाता है। फिर ब्लैकी के पास हमें एल्डर जू की लाश दिखाई जाती है। ब्लैकी की बात सुनकर सिस्टर सू हंसने लगती हैं और हंसते हुए ल्यूली से कहती हैं, जूनियर सिस्टर, इसने बिल्कुल सही कहा, आपने काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा थक गई होंगी, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। सिस्टर सू की बात सुनकर ल्यूली हंसने लगती है और सिस्टर सू से कहती है, ठीक है सिस्टर सू, मैं समझ गई, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। फिर ये उनको दिखाते हैं जिसकी नज़र गोल्डन ड्रैगन फिश पे पड़ती है और उस फिश को देख
देखकर ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी जल्दी से जाओ और उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो और फिश को आज़ाद करा दो। ये उनकी बात सुनकर ब्लैकी काफ़ी स्पीड से जाता है और उस गोल्डन ड्रैगन फिश के आसपास लगी हुई फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिससे वो गोल्डन ड्रैगन फिश आज़ाद हो जाती है। और वो गोल्डन ड्रैगन फिश आज़ाद होते ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और ब्लैकी से कहती है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। गोल्डन फिश की बात सुनकर ब्लैकी गोल्डन फिश से कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, ये तो मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जान बचाने का। ब्लैकी की बात सुनकर गोल्डन फिश हैरान हो जाती है और ब्लैकी से कहती है, आपके मास्टर कहाँ हैं? आपके मास्टर? फिर उसकी नज़र ये उन पे पड़ती है और ये उनको देखकर वो उसके सामने झुकते हुए कहता है, इंस्पेक्टर आखिर इतने टाइम के बाद मैं आपसे मिला, आखिरकार आप वापस आ गए। गोल्डन फिश को ये उनको इंस्पेक्टर बोलते हुए सुनकर ल्यूली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोल्डन फिश पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, ये तुम्हारे इंस्पेक्टर नहीं है, समझ में आया तुम्हें? ये हमारे इंस्पेक्टर है, इसलिए दोबारा कभी इन्हें अपने इंस्पेक्टर मत बोलना। ल्यूली की बात सुनकर गोल्डन फिश उससे कहता है, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, यही मेरे इंस्पेक्टर हैं, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है इनके अंदर मेरी ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन है और इनके अंदर जो ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, इसीलिए मुझे लगता है ये एक रियल ड्रैगन है और यही मेरे इंस्पेक्टर भी हैं। गोल्डन फिश की बात सुनकर ये उससे कहता है, ल्यूली ने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारा इंस्पेक्टर नहीं हूँ और मैं एक ह्यूमन कल्टीवेटर हूँ, ना कि एक रियल ड्रैगन, और मेरे अंदर बस तुम्हारी ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन है और मैं तुम्हारा इंस्पेक्टर नहीं हूँ। ये सुनकर गोल्डन फिश कहती है, लेकिन ये सुनकर ये उससे कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर भी ड्रैगन का ब्लड है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, तुम तो अभी बस गॉड वर्निंग के 6 लेवल में हो, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी लो क्यों है? तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए थी, और आखिर वो लोग तुम्हें पकड़ क्यों रहे थे? ये सुनकर गोल्डन फिश रोते हुए ये उनसे कहती है, मेरी कलरफुल गोल्डन ड्रैगन फैमिली अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, 10,000 साल बीत गए हैं और अब मेरी फैमिली में केवल 20 या 30 मेंबर ही बचे हैं, इसीलिए हमारी बाकी बची हुई फैमिली भी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हमें छुपने के लिए गैंगलॉन नदी के अंदर रहना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे पास हमारे इंसेक्टर्स की छोड़ी गई अधूरी फॉर्मेशन टेक्निक्स हैं, जिसकी मदद से हम अपनी फैमिली को वापस से पहले जैसा कर सकते हैं, लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है और वो लोग भी मुझे इसीलिए पकड़ना चाहते थे जिससे कि वो मेरी फैमिली से अधूरी फॉर्मेशन टेक्निक को ले सकें। ये सुनकर ये उन गोल्डन फिश से कहता है, अच्छा ऐसी बात है। फिर ये उन नदी की तरफ देखते हुए गोल्डन फिश से कहता है, गैंगलॉन नदी तो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, आखिर तुम इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे क्लैन में कोई घायल हो गया जिसे बचाने के लिए तुम इस नदी के अंदर मिलने वाले कलरफुल गोल्डन लोटस को लेने के लिए आए थे? ये सुनकर गोल्डन फिश यही उनसे कहती, हाँ इंस्पेक्टर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसीलिए इस नदी पर आया था। मेरी फैमिली में जो पैट्रियाज हैं वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें ठीक करने के लिए मुझे कलरफुल गोल्डन लोटस की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इस नदी के पास आया था ताकि मैं इसके अंदर मिलने वाले कलरफुल गोल्डन लोटस को ले जाकर अपने इस फैमिली के पैट्रियाज को ठीक कर सकूं। लेकिन उस गोल्डन लोटस को लेने से पहले ही डीमन किंगडम सेक्ट वालों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे पकड़ लिया और मैं उस गोल्डन लोटस को नहीं ले पाया। ये सुनकर ये उन पानी पर चलते हुए उस नदी के बीच में चला जाता है। ये उनको पानी में चलता हुआ देखकर गोल्डन फिश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इंस्पेक्टर तो सच में कमाल के हैं, वो पानी पर भी चल पा रहे हैं। फिर ये नदी के बीच में पहुंचकर अपने पास से एक बोतल निकालता है, फिर उस बोतल के अंदर से एक पानी की बूंद उस नदी के अंदर डालता है जिससे उस पानी के अंदर एक रिएक्शन होता है और गोल्डन लोटस बाहर आ जाता है। गोल्डन लोटस को बाहर आते हुए देखकर ल्यूली कहती है, देखो मास्टर ने फिर से अपना जादू दिखा दिया, उन्होंने इतनी जल्दी गोल्डन लोटस को बाहर निकाल दिया। फिर ये उन गोल्डन लोटस को लाकर गोल्डन फिश को दे देता है और उससे कहता है, मुझे लगता है इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। उस गोल्डन लोटस को लेकर वो गोल्डन फिश गोल्डन लोटस को देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं पिछले 2 सालों से इस गोल्डन लोटस के पकने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये पके और मैं इसे तोड़कर अपनी फैमिली के पैट्रियाज के पास ले जा सकूँ, लेकिन इंस्पेक्टर ने तो बस 1 मिनट में ही ये सारा काम ख़त्म कर दिया और तोड़कर ये गोल्डन लोटस मुझे भी लाकर दे दिया। आखिर इंस्पेक्टर ने किस तरह का मैजिक इस्तेमाल किया? फिर ये उन गोल्डन फिश से कहता, ठीक है चलो अब मुझे बताओ गैंगलॉन नदी में तुम्हारा ड्रैगन क्लैन कहाँ पर है, मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के पास छोड़ देता हूँ जिससे तुम पर कोई और मुसीबत ना आए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैंगलॉन नदी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बबल तैर रहा होता है जिसके अंदर एक घर होता है।
फिर हमें उस बबल के अंदर ब्लैकी और बाकी सबको दिखाया जाता है। ब्लैकी उस जगह को देखते हुए कहता है, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है, इस जगह में तो कोई खुशी ही नहीं है। ब्लैकी की बात सुनकर ल्यूली ब्लैकी से कहती है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये जगह इंसानों के रहने के लायक होती तो इस जगह को खंडर क्यों कहा जाता। मुझे लगता है इस जगह पर ड्रैगन क्लैन के इंसेक्टर्स रहा करते होंगे और अब ये जगह खंडर बन गई है। फिर ल्यूली के पास एक सोल को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन फिगर में होती है। उसे देखकर ल्यूली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाती हुए कहती है, ओ माय गॉड, ये तो भूत है, और जाकर सीनियर सिस्टर से चिपक जाती है। ल्यूली को डरता हुआ देखकर गोल्डन फिश उससे कहता है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस यहाँ पर रहने वाले लोगों की बची कुची सोल है, आप चिंता मत करिए, आपको किसी तरह की चोट नहीं पहुँचा सकता, ये तो बस एक इल्यूजन के बराबर है और कुछ नहीं। और ल्यूली को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। ये सुनकर ये उस ह्यूमन फिगर सोल के पास जाता है और उसके शरीर पर अपना हाथ रखता है, जिससे उसका हाथ उसके शरीर के आर पार हो जाता है। ये देखकर ये उन सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर, इस गोल्डन फिश ने बिल्कुल सही कहा, आपको इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये तो बस एक इल्यूजन जैसा है, देखिए मेरा हाथ इसके आर पार चला गया है। यही उनकी बात सुनकर ल्यूली काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और ये उनसे कहती है, हाँ मुझे पता है, ये कोई भूत नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है, वो तो मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि ये अचानक से मेरे पास आ गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हुई थी। और ल्यूली की सफाई सुनकर सिस्टर्स हंसने लगती हैं। फिर वो सब लोग ड्रैगन क्लैन में पहुंच जाते हैं। ड्रैगन क्लैन के बाहर एक बंदा खड़ा होता है जो उन लोगों को देखकर चिल्लाते हैं, उनसे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की, तुमने इस जगह की सील को तोड़कर इस जगह पर आने की हिम्मत कैसे की। उस गार्ड की बात सुनकर गोल्डन फिश उससे कहती है, ब्रदर ये मैं हूँ। ब्रदर लोग, क्या ये तुम हो, तुम वापस आ गए, और आखिर ये ह्यूमंस तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर गोल्डन फिश उस गार्ड से कहता है, इस सब के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे पैट्रियाज के पास लेके चलो, मैंने कलरफुल गोल्डन लोटस को ढूंढ लिया है। गोल्डन फिश की बात सुनकर वो गार्ड हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने सच में गोल्डन लोटस को ढूंढ लिया है। फिर वो गार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन क्लैन के गेट को खोलते हुए उन लोगों से कहता है, ठीक है तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जल्दी से पैट्रियाज के पास लेके चलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हाफ बॉडी ह्यूमन की होती है और हाफ बॉडी मछली की। फिर गोल्डन फिश उस बंदे के पास आते हुए कहता है, पैट्रियाज में वापस आ गया और मुझे गोल्डन लोटस भी मिल गया है, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। फिर पैट्रियाज की नज़र यही उन पे पड़ती है और ये उनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके सामने झुकते हुए उससे कहते हैं, मैं ड्रैगन क्लैन के 54 जनरेशन का लीडर हूँ और मेरा नाम लिंग क्विंग है, मुझे मास्टर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अपने पैट्रियाज को यही उनके सामने झुकते हुए देखकर गोल्डन फिश और वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यही उनको दिखाते हैं जो पैट्रियाज से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा गोल्डन ड्रैगन क्लैन अभी तक सरवाइव कर पाया है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें गोल्डन फिश को दिखाया जाता है जिसने हाथ में एक पिक्चर पकड़ रखी होती है और उस पिक्चर में ये उन बना होता है। उस पिक्चर को देखते हुए गोल्डन फिश यही उनसे कहता है, कोई शक नहीं, ये बिल्कुल हूबहू आपके जैसे ही दिखते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है आपको देखकर। फिर पैट्रियाज को दिखाते हैं जो ये उनके सामने झुककर रोते हुए ये उनसे कहता है, 10,000 साल बीत गए हैं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 10,000 साल बाद आपसे वापस मिल पाऊंगा सेक्ट मास्टर। पैट्रियाज की बात सुनकर ये उनसे कहता है, सबसे पहले आप खड़े हो जाइए और अब आपको मुझे सेक्ट मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का सेक्ट मास्टर नहीं हूँ, अब डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर कोई और है। फिर ये ल्यूली की तरफ इशारा करते हुए पैट्रियाज से कहता है, ये ल्यूली है और ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298वीं सेक्ट मास्टर है, अब से मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का सेक्ट मास्टर नहीं हूँ, अब से ल्यूली ही डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर है। फ्यूचर में तुम मुझे सेक्ट मास्टर नहीं केवल मास्टर ही बुला सकते हो। ये उनकी बात सुनकर ल्यूली घबरा जाती है। फिर पैट्रियाज को दिखाते हैं जो ल्यूली को देखकर कहता है, क्या ये नई सेक्ट मास्टर है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की। फिर ल्यूली ये उनसे पूछती है, मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है, अब से ये मुझे सेक्ट मास्टर बुलाएंगे। ये सुनकर पैट्रियाज ल्यूली से कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि मास्टर के कहने का क्या मतलब है। 1 लाख साल पहले मेरा ड्रैगन क्लैन आपके डिवाइन ड्रैगन सेक्ट से बना था, इसीलिए आप मेरी सेक्ट मास्टर हुई। आपके डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में एक ड्रैगन झील नाम की झील थी जिसके अंदर रंग बिरंगी हजारों मछलियां थीं। उस समय मास्टर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सारी रंग बिरंगी मछलियों को इवोल्व कर दिया जिससे हमारा ड्रैगन क्लैन बना। ये सुनकर ल्यूली कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं समझ गई। फिर ये उनको दिखाते हैं जो पैट्रियाज की कटी हुई पूंछ को देखकर पैट्रियाज से कहता है, ली क्विंग, मुझे तुम्हारी बॉडी पर लगे हुए घावों को देख के लगता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं और तुम्हारी पूंछ को भी देख के लगता है किसने तुम्हारी पूंछ को काटा है, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारी पूंछ को किसने काटा है, ऐसा किसने किया है। ये सुनकर पैट्रियाज ये उनसे कहते हैं, ये कुछ समय पहले की बात है जब मेरा ड्रैगन क्लैन शेंगफेंग डायनेस्टी से ली टियांग डायनेस्टी में रहने के लिए गया था।
लेकिन हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए हमारा सामना हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एक पावरफुल कल्टीवेटर से हो गया था। वो कल्टीवेटर हमें अपने मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था और मेरी पावर उससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसीलिए मैं उससे हार गया और उसी ने मेरी पूंछ को भी काट दिया था, जिससे मेरी कल्टीवेशन काफ़ी नीचे गिर गई और मैं हेवनली लाइफ लेवल से गॉड बर्निंग के 10th लेवल में आ गया और मैं लगभग मरते मरते ही बचा। ये सुनकर ल्यूली चिल्लाती हुए कहती है, क्या फिर से हेवनली स्वॉर्ड ने ये सब किया? और हमें ये उनको दिखाते हैं, जिसे ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज़ करता है। ये उनके पावर को रिलीज़ होते हुए देखकर पैट्रियार्च अपने मन में कहते हैं, ये पावर ये तो पहले से भी बहुत ज़्यादा है। मास्टर आज से 10,000 साल पहले इमोर्टल रेलम के सबसे नंबर 1 कल्टीवेटर थे। अब तो उन्होंने ट्रू गॉड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया, अब तो उनकी पावर इनफिनाइट हो गई है। फिर ये उनको दिखाते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और स्पेस को तोड़ देता है। ये उनको स्पेस तोड़ते हुए देखकर सीनियर सिस्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, लगता है जब मास्टर ने मुझे 10,000 बीस्ट सेक्ट से बचाया था तब उन्होंने ऐसे ही स्पेस को तोड़ा था, लेकिन उस समय उन्होंने इतनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था जितनी पावर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर यही उनको दिखाते हैं जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए उस टूटे हुए स्पेस में अपना हाथ डालता है। यही उनको ऐसा करते हुए देखकर पैट्रियार्च काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, एक गॉड, मास्टर तो एक रियल गॉड बन गए हैं। उन्होंने बस अपने एक ही मूव से स्पेस को तोड़ दिया। मास्टर तो सचमुच में ट्रू गॉड लेवल पर जा चुके हैं, अब तो उनकी पावर की बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, कैंगल नदी के अंदर एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी ह्यूमन सोल उड़ रही होती हैं। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आसमान की तरफ जाती है। फिर हमें एक लकड़ी के टुकड़े को दिखाया जाता है जिसके आसपास थंडर निकल रहा होता है। फिर उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़कर एक हाथ बाहर आता है। फिर धीरे धीरे करके उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर से पूरा एक बंदा बाहर आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। फिर वो सारे ह्यूमन सोल्स उड़ते हुए उस बंदे के पास आ जाती हैं। फिर वो बंदा उन सारे ह्यूमन सोल्स को कंज्यूम करने लगता है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा शाइन करने लगता है। फिर हमें ये उनको दिखाते हैं जो टूटे हुए स्पेस के अंदर हाथ डालकर उस हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर को पकड़ लेता है और उस टूटे हुए स्पेस के अंदर से बाहर निकालकर फर्श पर फेंक देता है। फिर वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का कल्टीवेटर उठते हुए कहता है, आखिर कौन है, किसने मेरे साथ ऐसा किया? फिर वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का कल्टीवेटर अपना हाथ आसमान की तरफ करता है और कहता है, मेरी तलवार मेरे पास आओ, लेकिन कुछ नहीं होता। ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो बंदा अपने आप को देखते हुए चिल्लाकर कहता है, आखिर मेरी स्वॉर्ड मेरे पास क्यों नहीं आई और मेरी कल्टीवेशन को किसने सील कर दिया? हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के उस कल्टीवेटर को देखकर पैट्रियार्च काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उससे चिल्लाकर कहते हैं, ली गुआंग तुम साले कमीने, मैंने कभी सोचा नहीं था हम इस दिन दोबारा मिल पाएंगे। आज मैं तुझसे अपना सारा हिसाब बराबर करूँगा। पैट्रियार्च की बात सुनकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का वो कल्टीवेटर उन्हें देखकर कहता है, ग्रीन ड्रैगन, क्या ये सच में तुम हो? क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया? फिर ये उनको दिखाते हैं जो काफ़ी गुस्से में पैट्रियार्च से कहता है, आगे बढ़ो, इस बंदे को जान से मार दो और अपना बदला लो। यही उनकी बात सुनकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का कल्टीवेटर हैरान हो जाता है और ये उनसे कहता है, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर हमें पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो काफ़ी स्पीड से आते हैं और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बंदे के छाती में अपना हाथ घुसेड़कर आर पार कर देते हैं, जिससे वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा वहीं पे मर जाता है। फिर पैट्रियार्च उस हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर के अंदर से अपने हाथ को निकालकर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, लगता है गॉड्स भी आज मेरे साथ हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं लिंग क्विंग जो कुछ समय पहले मरने वाला था, आज अपने दुश्मन से बदला ले पा रहा हूँ उसे मार के। फिर ये उनको दिखाते हैं जो पैट्रियार्च के पास आते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने उसे मार दिया। फिर ये अपने पास से उस गोल्डन लोटस को निकालते हुए पैट्रियार्च से कहता है, अब जल्दी से जल्दी इस गोल्डन लोटस को सोलो कर लो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर ल्यूली कहती, हाँ बिल्कुल सही कहा, जब मैं मास्टर से मिली थी तो मास्टर केवल हड्डियों के ढांचे थे, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही खुद को रीशेप किया और वापस से इंसान बन गए। ल्यूली की बात सुनकर गोल्डन फिश कहता है, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? फिर यही उनको दिखाते हैं जो अपने पास से उसी बोतल को निकालता है जिसकी मदद से उसने खुद को रीशेप किया था और उसके अंदर से कुछ बूंदे पैट्रियार्च की पूंछ पर डालता है, जिससे पैट्रियार्च की पूंछ वापस से ग्रो हो जाती है और वापस से वो पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। फिर पैट्रियार्च अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए ये उनके सामने झुककर उससे कहते हैं, थैंक यू इंसेक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैट्रियार्च की बात सुनकर ये उनसे कहता है, नहीं आपको मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जिसके पास एक ह्यूमन सोल आ रही होती है। उसे देखकर जुन हैरान हो जाता है और उस ह्यूमन सोल पर हमला कर देता है, जिससे वो ह्यूमन सोल डिसअपेयर हो जाती है। उस ह्यूमन सोल को डिसअपेयर होते हुए देखकर जुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर ल्यूली जुन के पास आते हुए जुन से कहती है, जून ये बदर आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ल्यूली की बात सुनकर ये ल्यूली से कहता है, मुझे लगता है ये सारी की सारी हीरोइक स्पिरिट हैं जो मेरे काफ़ी ज़्यादा ओरा को रिलीज़ करने की वजह से उतार चढ़ाव के कारण जाग गई हैं।
ये यून की बात सुनकर पैट्रियार्च ये यून से कहते हैं, हाँ इंस्पेक्टर आपने बिल्कुल सही कहा। 10,000 साल पहले इस जगह पर एक एंशिएंट सेक्ट रहा करता था जिसका नाम ट्यांग शुआंग था। मुझे उस सेक्ट के बारे में कुछ समय पहले ही गलती से पता चल गया था जब मैंने एक रुइन में एक दरवाजे को ढूंढा था जिससे मुझे उस सेक्ट के बारे में पता चला था। ये सुनकर ये यून पैट्रियार्च से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लगता है मैं इस सब के बारे में पता कर सकता हूँ। अगर तुम लोग एक अच्छा शो देखना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारी ह्यूमन सोल्स थीं। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आया था। फिर वो एक मूर्ति के पास जाता है और वो बंदा अपने आसपास जितनी भी ह्यूमन सोल्स होती है उन्हें कंज्यूम करता जा रहा होता है। फिर उस मूर्ति को दिखाते उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। फिर वो मूर्ति टूट जाती है और उसके अंदर से एक बंदा बाहर आता है और वो बंदा मूर्ति से बाहर आते हुए जोर से चिल्लाता है। फिर हमें ये यून और बाकी सबको दिखाया जाता है जो उस मूर्ति से निकले हुए बंदे के पास ही आ जाते हैं। उस मूर्ति से निकले हुए बंदे को देखकर लियोली ये यून से पूछती है, मास्टर क्या ये वही हीरोइक स्पिरिट है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? ये सुनकर ये यून लियोली से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है ये सारी की सारी हीरोइक स्पिरिट शायद उस एंशिएंट सेक्ट के किसी लीडर या एल्डर की होंगी और अब ये सारी की सारी हीरोइक स्पिरिट्स जाग गई हैं और इन सबके हार्ट भी डिमोनिक हो चुके हैं, इसलिए अब ये बिल्कुल भी हीरोइक नहीं रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट्स बन गई हैं। जो पावरफुल कल्टिवेटर्स होते हैं उनके मरने के बाद उनकी बची कुछ सोल रह जाती है जिसे हीरोइक सोल कहते हैं, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स होते हैं केवल उनकी स्पिरिट्स ही पीछे रह जाती हैं और कुछ कल्टिवेटर्स तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी जो बची कुची सोल होती है वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो अपने लिए एक स्पिरिचुअल बॉडी तैयार कर लेती है। ज़्यादातर स्पिरिट्स अपने लिए स्पिरिचुअल बॉडी बना सकती हैं लेकिन सभी स्पिरिट्स अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं जगा सकती। केवल वही स्पिरिट सोल्स जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स के मरने के बाद उनकी रह जाती हैं वही केवल अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी तैयार कर पाती हैं और अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को भी जगा पाती हैं। और मुझे लगता है ये मूर्ति भी किसी पावरफुल कल्टिवेटर की होगी जिसके मरने के बाद उसकी बची कुछ सोल हीरोइक स्पिरिट में बदल गई और काफ़ी सारे लोगों द्वारा इस मूर्ति की पूजा करने की वजह से धीरे धीरे इस हीरोइक स्पिरिट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है जिसकी मदद से इसने अपने लिए एक बॉडी तैयार कर ली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग इनकी पूजा करते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये हीरोइक स्पिरिट्स कभी जागें, लेकिन वो अपनी भक्ति में इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि वो कुछ सोच समझ ही नहीं पाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। फिर उस हीरोइक स्पिरिट की नज़र उन लोगों पर पड़ती है और वो काफ़ी स्पीड से उन लोगों पर हमला कर देती है। फिर पैट्रियार्च को दिखाते हैं जो अपने क्लैन के सभी लोगों को उस मूर्ति के पास जाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने सभी लोगों से चिल्लाकर कहते हैं, क्या चल रहा है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम सब लोग वापस आओ। फिर उस हीरोइक स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि पैट्रियार्च पर हमला करने के लिए आ रही होती है। उसे देखकर पैट्रियार्च हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? और वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जैसे ही हीरोइक स्पिरिट पे हमला करने वाले होते हैं ये उन्होंने रोक देता है और उनसे कहता है, लिंग क्विंग तुम रुक जाओ, तुम्हें इस पर हमला करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम इससे लड़ नहीं पाओगे, तुम्हें इससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये यून ब्लैकी की तरफ देखता है और उससे कहता है, शाह भाई इस बार तुम जाओ और इन लोगों को जल्दी से हरा दो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों बस केवल गॉड बर्निंग के 7th लेवल में तुम इन्हें आसानी से हरा सकते हो। ये उनकी बात सुनकर ब्लैकी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है, ठीक है मास्टर जैसा आपने कहा, अब ये कैट फाइट के लिए तैयार है। 100 साल बीत गए हैं मुझे 7th स्टेज में अटके हुए, अब मुझे भी ब्रेक थ्रू करना है और मेरे पंजों में भी काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है। ब्लैकी की पावर को रिलीज़ होते हुए देखकर वो हीरोइक स्पिरिट घबरा जाती है। फिर ब्लैकी को दिखाते हैं जो अपनी पावर रिलीज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसके पास चलते हुए आ रहा होता है। ब्लैकी की पावर्स को देखकर वो हीरोइक स्पिरिट भी अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करता है और वो भी एक ब्लैक कैट में बदल जाता है और वो भी ब्लैकी जैसा दिखने लगता है। उस हीरोइक स्पिरिट को अपने जैसा बनते हुए देखकर ब्लैकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये क्या, ये हीरोइक स्पिरिट तो मेरी जैसी बन गई, क्या मैं भी एक ईविल कैट बन चुका हूँ? और फिर ब्लैकी की नज़र उस ईविल कैट की पूंछों पे पड़ती है और उसके पास 4 पूंछें होती हैं। ये देखकर ब्लैकी हैरान हो जाता है, अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास है, मेरे पास तो केवल 3 ही पूंछे, फिर इस ईविल कैट के पास 4 पूंछें कहाँ से आ गईं? आखिर इस ईविल कैट के पास 4थी पूंछ कहाँ से आई? फिर वो ईविल कैट काफ़ी तेज़ी से ब्लैकी पर हमला कर देती है। उस ईविल कैट के हमले को देखकर ब्लैकी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, सब खत्म हुआ, इसका हमला तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अब मैं क्या करूँ? और वो ईविल कैट ब्लैकी पर हमला कर देती है लेकिन ब्लैकी उसके हमले से बच जाता है। फिर ये यून ब्लैकी के माइंड टू माइंड कहता है,
शाओ भाई, ये तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा मौका है, तुम खुद को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अगर तुमने इस इविल कैट को हरा दिया तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे खुद को, और तुम्हारे पास भी 4 पूंछ आ जाएंगी। ये उनकी बात सुनकर ब्लैकी खुश होकर रोते हुए ये उनसे कहता है, मास्टर आप सच में कमाल के हैं, आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी। अब चाहे जो हो जाए मैं इस इविल कैट को हरा कर ही रहूँगा। फिर ब्लैकी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए इस इविल कैट से कहता है, आ जाओ, आज मैं तुम्हें भी हराऊंगा और अपने अंदर के इनर डेमन को भी हराऊंगा, ताकि मैं खुद को लेवल अप कर सकूं और अपनी चौथी पूंछ को भी ग्रो कर सकूं। ये सब सुनकर उस इविल कैट को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैकी पर हमला कर देती है। उसे हमला करते हुए देखकर ब्लैकी भी उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, लेकिन ब्लैकी का हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि उसके पेट को ही फाड़ के रख देता है। अपने फटे हुए पेट को देखकर वो इविल कैट जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। फिर ब्लैकी को दिखाते हैं जो उस पर हमला करते हुए कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, जल्दी से हार मान लो, हो सकता है मैं तुम्हें एक आसान मौत दूं। और वो उस इविल कैट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर ब्लैकी को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, क्या मेरा ब्रेक थ्रू हो गया? फिर हमें दिखाते हैं ब्लैकी का लेवल अप हो जाता है और उसकी भी 4 पूंछें आ जाती हैं। अपनी चौथी पूंछ को देखकर ब्लैकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस पूंछ के साथ खेलते हुए कहता है, आखिरकार मेरी चौथी पूंछ भी ग्रो हो गई, आखिरकार मेरी चौथी पूंछ भी ग्रो हो गई। फिर ब्लैकी ये उनके पैरों में गिरते हुए ये उनसे कहता है, थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी चौथी पूंछ भी ग्रो हो गई। ब्लैकी को ये उनकी चाटते हुए देखकर काले घोड़े को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैकी को लात मारकर ये उनसे दूर हटा देता है और उससे कहता है, दूर हट मेरे मास्टर से, आखिर तू करना क्या चाहता है? तेरी नाक की वजह से मेरे मास्टर के कपड़े गंदे हो जाएंगे। काले घोड़े की बात सुनकर ब्लैकी कांपती हुई आवाज़ में काले घोड़े से कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया, आपसे मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से चिल्ला रहा होता है, मेरी पूंछ ग्रो हो गई, मेरी पूंछ ग्रो हो गई। काले घोड़े को ब्लैकी को लात मारते हुए देखकर पैट्रियाज काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, आखिर ये क्या था, इस काले घोड़े ने उस 9 पूंछ वाले नेबले को लात मारी? ऐसा तो तभी हो सकता है जब इस काले घोड़े का लेवल उस 9 पूंछ वाले नेबले से काफ़ी ज़्यादा हाई हो। फिर ये उन पैट्रियाज से कहता है, लिंक क्विंग, अब तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को इस जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बनाने वाला हूँ और डिवाइन ड्रैगन झील को भी बनाऊंगा और तुम लोग आकर डिवाइन ड्रैगन झील में वापस से रह सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा क्लैन क्या हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की डिवाइन ड्रैगन झील में वापस आकर रहना चाहेंगे? ये उनकी बात सुनकर पैट्रियाज उसके सामने झुकते हुए ये उनसे कहते हैं, मैं और मेरा पूरा ड्रैगन क्लैन आपकी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की झील में वापस आकर रहना चाहता है। बस मास्टर, आप हमें अपनी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की झील में रहने दें। पैट्रियाज की बात सुनकर येउन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन सब लोगों को एक बोतल में भरते हुए पैट्रियाज से कहता है, अभी के लिए मैं तुम्हें एक दूसरी जगह पे भेज रहा हूँ। वो जगह थोड़ी सी अजीब है, ऐसा कह सकते हो कि वो पूरा की पूरा समुंदर है। अभी कुछ समय के लिए तुम उस जगह पर रह के आराम कर सकते हो और खुद को ठीक कर सकते हो। जब डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वापस बन जाएगा तो तुम वापस डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में आकर रह सकते हो। ये सुनकर पैट्रियाज उस बोतल में जाते हुए ये उनसे कहते हैं, थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया। और ये सब देखकर ल्यूली उनसे कहते हैं, कांग्रेचुलेसन मास्टर, आखिरकार आपने गोल्डन ड्रैगन फैमिली को हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में वापस से रहने के लिए मना लिया। ल्यूली की बात सुनकर येयुन वो बोतल ल्यूली को देते हुए ल्यूली से कहता है, अब तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की नई सेक्ट मास्टर हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी देता हूँ। अब से तुम्हारा ही काम है इस गोल्डन फैमिली का ख्याल रखना और इस बोतल का भी। उस बोतल को देखकर ल्यूली काफ़ी ज़्यादा खुश होकर चमकती हुई आंखों से येयुन से कहती है, मास्टर, तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की प्रोटेक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ इन डिवाइन स्पिरिट मॉन्स्टर की मदद से। ये सुनकर ये ल्यूली से कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तुम लोगों का कल्टीवेशन। तुम लोगों को अपने कल्टीवेशन को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम तीनों ही हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हो। अगर तुम्हारी पावर कम होगी तो हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। फिर ये उन सिस्टर सूव से कहता है, सूव यानी इन सब में सबसे ज़्यादा लो कल्टीवेशन तुम्हारी है, इसीलिए तुमने उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया था जल्दी से जल्दी उसे आत्मसात कर लो, जिससे कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी इन दोनों के बराबर आ जाए। ये उनकी बात सुनकर सीनियर सिस्टर सूव से कहती है, ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। फिर ये उन ब्लैकी और काले घोड़े को एक एम्परर लेवल की बोटल्स की पिल देते हुए उनसे कहता है, शाओ हाई और काले घोड़े, तुम लोगों का इन लोगों की प्रोटेक्शन करना, लेकिन ध्यान देना कोई गलती ना हो। मैंने तुम्हें जो बोतल दी है उसमें 1000 से भी ज़्यादा एम्परर लेवल की पिल हैं, जिन्हें तुम रोज़ एक एक खा सकते हो और जल्दी से जल्दी खुद को इटर्नल लेवल में ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो।
ये सुनकर ब्लैकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बोतल को पकड़ते हुए ये उनसे कहता है, थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये एम्पर लेवल की पिल्स देने के लिए। ये उनको उन सबको इतनी सारी बातें समझाते हुए देखकर ल्यूली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और रोते हुए ये उनसे कहती, मास्टर क्या आप हमें छोड़कर जाने वाले हो? ये सुनकर ये उन ल्यूली के सर पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला और मेरे ब्रेक थ्रू होने के समय काफ़ी ज़्यादा आपदाएं आएंगी जिससे इस धरती पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए मैं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं शांति से अपने आप को लेवल अप कर सकूँ। ये उनकी बात सुनकर ल्यूली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ये उनसे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, आखिरकार आप ट्रू गॉड लेवल से भी हायर लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और मुझे लगता है जब आप हायर लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेंगे तब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। ल्यूली की बात सुनकर येयुन उससे कहता है, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तब तक तो यहाँ रुकना ही होगा जब तक तुम लोग खुद को इटर्नल लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते, उसके बाद ही मैं कहीं जा सकता हूँ। येयुन की बात सुनकर ब्लैकी घोड़े से टिक लगाते हुए येयुन से कहता है, वाओ मास्टर, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। आप ट्रू गॉड लेवल से भी हायर लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। वैसे मास्टर, ट्रू गॉड लेवल से हायर लेवल कौन सा लेवल होता है? ब्लैकी की बात सुनकर काले घोड़े को गुस्सा आ जाता है और वो उससे थोड़ा दूर हट जाता है जिससे ब्लैकी ज़मीन पर गिर जाता है। फिर काला घोड़ा ब्लैकी से कहता है, तुझे इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तू तो अभी उस लेवल के आसपास भी नहीं है, इसलिए तुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि ट्रू गॉड लेवल से हायर लेवल कौन सा लेवल होता है। फिर येयुन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और स्पेस को तोड़ देता है। फिर उस टूटे हुए स्पेस में जाते हुए येयुन उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना होगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए अब सब कुछ तुम्हें खुद ही संभालना होगा। ये सुनकर ल्यूली और जुन कहते हैं, ठीक है मास्टर, हम समझ गए। फिर येयुन वहाँ से चला जाता है। फिर ल्यूली को दिखाते हैं जो येयुन को वहाँ से जाते हुए देखकर रोते हुए कहती है, क्या मास्टर सच में हमें छोड़कर चले गए? मैं कभी नहीं चाहती कि मास्टर हमें छोड़कर जाएं। मैं चाहती हूँ मास्टर हमेशा हमारे साथ ही रहें। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।